नमस्कार। आज के इस ताज़ा विश्लेषण में स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। नीतियाँ, तकनीक और समाज। सच कहें तो हर मोर्चे पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए सीधे आज के सबसे अहम घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं जो हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज की इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देश की दिशा तय करने वाली नई नीतियां, उसके बाद तकनीक और चिकित्सा जगत की हलचल, फिर बात करेंगे बाजार और वैश्विक कूटनीति की, और अंत में खेल और समाज से जुड़ी कुछ शानदार उपलब्धियों पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नीतियों की जो सीधे तौर पर देश के शासन और हमारी जनसांख्यिकी को नया आकार दे रही हैं। आजकल राष्ट्रीय स्तर पर जिस एक मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है नई पेंशन प्रणाली। पुरानी एनपीएस और नई यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुरानी प्रणाली में सब कुछ बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर था, वहां कोई न्यूनतम गारंटी नहीं थी। लेकिन ये जो नई यूपीएस आई है ना, ये एक बहुत ही सॉलिड और सुरक्षित ढांचा पेश करती है। 25 साल की सर्विस पूरी करने पर रिटायरमेंट से पहले के वेतन का 50% हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। और हाँ, अगर सर्विस सिर्फ 10 साल की भी है तो भी 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन तो तय है। इसके अलावा पेंशन धारक के न रहने पर परिवार के लिए 60% पारिवारिक पेंशन का भी पक्का इंतजाम किया गया है। अब जरा इस 18.5% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नई योजना के तहत सरकार ने पेंशन फंड में अपना योगदान 14% से बढ़ाकर सीधा 18.5% कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय कदम है जिससे पेंशन की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। और अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों का योगदान अभी भी 10% पर ही स्थिर रखा गया है। अब रुक करते हैं एक और बड़े नीतिगत फैसले की तरफ। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। इसका सीधा सा मकसद है राज्य में सभी के लिए नागरिक कानूनों को एक समान बनाना। इस बिल की एक बहुत ही अहम बात यह है कि इसके कानून बनने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लोगों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारी आबादी और जनसांख्यिकी में जो बदलाव आ रहे हैं उनका गहराई से अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति की कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवलकर को। इस समिति का मुख्य काम यही होगा कि वो खास तौर पर सीमावर्ती और अन्य संवेदनशील इलाकों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों की पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करे। भविष्य की तैयारी सिर्फ नीतियों से नहीं होती, बल्कि तकनीक में होने वाली लंबी छलांगें भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं। तो आइए अब क्लासरूम से लेकर क्लिनिक तक हो रहे कुछ कमाल के इनोवेशंस पर बात करते हैं। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हमेशा से एक बड़ी अड़चन ये रही है कि बहुत सारे बेहतरीन आविष्कार सिर्फ लैब के बंद दरवाजों तक ही सीमित रह जाते हैं और आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन आईसीएमआर का ये नया इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म इस पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है। पहला चरण लैब में रिसर्च, दूसरा इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप और तीसरा सीधा बाजार में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग। इसके तहत 41 नई स्वास्थ्य तकनीकों को सीधा इंडस्ट्री के हाथों में सौंपा जा रहा है ताकि दवाएं और इलाज जल्द से जल्द बाजार में उपलब्ध हो सकें। अच्छा, अब मेडिकल साइंस से बाहर निकलते हैं और भूगोल से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल लेते हैं। दांडेवाला के नीचे आखिर क्या छिपा है? ये राजस्थान का एक इलाका है और हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा मिला है जो हमारे ऊर्जा सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कोई अंदाजा? और इसका जवाब है प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के इस दांडेवाला क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज की है। ये सिर्फ एक भौगोलिक सफलता नहीं है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जाहिर है, इससे दूसरे देशों से तेल और गैस मंगाने की हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और ये बेहतरीन ढंग से साबित करता है कि इनोवेशन किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा दोनों का कायापलट कर रहा है। एक तरफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जोरों पर है। गुजरात के धोलेरा और साणंद में नए सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहे हैं जो हमें माइक्रोचिप बनाने में आत्मनिर्भर बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मोर्चे पर गूगल ने GES यानी गूगल फॉर एजुकेशन स्कॉलर्स पहल शुरू की है।
इसके तहत शिक्षकों को 6 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में जेमिनी जैसे एआई टूल्स का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए, अब घरेलू सीमाओं से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उन वैश्विक गठबंधनों की जो कूटनीति और अर्थव्यवस्था की नई बिसात बिछा रहे हैं। कूटनीति के मोर्चे पर साइप्रस के राष्ट्रपति की 4 दिन की भारत यात्रा बहुत ही अहम और सफल रही है। इस दौरान दोनों देशों के रिश्ते अब एक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। इसके अलावा 2026 से 2031 तक के लिए 5 साल का रक्षा रोडमैप तैयार हुआ है, आतंकवाद से लड़ने के लिए कड़े समझौते हुए हैं और यहाँ तक कि 18 मई को भारत साइप्रस अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी फैसला लिया गया है। कूटनीति के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। एक बहुत बड़ा आर्थिक माइलस्टोन देखिए, श्रीलंका में निर्यात के मामले में अब भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। जी हाँ, अब चीन के बाद भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। ये साफ दिखाता है कि इस पूरे रीजन में हमारा आर्थिक दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट से वापस अपने घरेलू बाजार की तरफ लौटे तो रिजर्व बैंक ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसे देखकर लगता है कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में चल रहा म्यूजिकल चेयर्स का खेल अब खत्म होने वाला है। इस नए नियम के मुताबिक किसी भी सहकारी बैंक के निदेशक को 10 साल का लगातार कार्यकाल पूरा होने के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी ही होगी और इसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। मतलब अगले 3 साल तक वो उस बैंक के बोर्ड में दोबारा एंट्री नहीं मार सकते। फाइनेंस की दुनिया में एक और नया टर्म बहुत तेजी से चर्चा में है, क्यूसेफ। इसका पूरा नाम है क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। रिजर्व बैंक ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसका मकसद ये पता लगाना है कि भविष्य में जब फिनटेक में क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल आम हो जाएगा तो सिस्टम को हैकिंग या डेटा चोरी के किन नए खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये आने वाले कल की तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए आज ही की जा रही एक शानदार पहल है। प्रगति का ये पहिया सिर्फ अर्थशास्त्र या नीतियों से नहीं घूमता, बल्कि समाज और खेल के मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों से भी इसे रफ्तार मिलती है। तो आइए अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अलग अलग खेलों में कमाल की सफलताएं देखने को मिल रही हैं। फॉर्मूला 1 की ही बात लें तो इटली के 19 साल के रेसर किमी एंटोनेली ने लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज करते हुए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिया है। शतरंज में 19 साल की ही स्वरा लक्ष्मी नायर ने कमाल करते हुए कर्नाटक की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीत लिया है और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रोहित राजपाल को भारत का शेफ दी मिशन चुन लिया गया है। खेलों के मैदान से आगे अगर ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो जनीवा में चल रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की 79वीं सभा का ये थीम बहुत प्रासंगिक था। वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना, एक साझा जिम्मेदारी। और इस सभा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात ये रही कि इसमें पहली बार स्ट्रोक यानी लकवे को लेकर एक वैश्विक प्रस्ताव पास किया गया है ताकि इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा जा सके। स्वास्थ्य और जागरूकता के इसी सिलसिले में 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व डॉक्टर फिलिप पिनेल से जुड़ा है, जिन्होंने 1792 में मानसिक रोगियों के इलाज में पहली बार करुणा और दया का नजरिया अपनाया था। पूरी दुनिया में इसे एक सिल्वर रिबन से दर्शाया जाता है, जिसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े भ्रमों को तोड़ना और एक स्पष्ट सहयोगी समाज बनाना है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में आते हैं, एक बड़ा सवाल हम सभी के जहन में उठना चाहिए। नई पेंशन स्कीम से लेकर क्वांटम सिक्योरिटी तक या गैस के नए भंडारों से लेकर कूटनीतिक समझौतों तक, रोजमर्रा के ये छोटे छोटे कदम मिलकर आने वाले वक्त में देश और दुनिया के भविष्य को कैसा रूप देंगे? ये सभी घटनाक्रम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक बड़े बदलाव की गूंज हैं। इन विषयों पर लगातार सोचना और समझना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।